दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी गणित को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पर हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने आपको स्ट्रेट लाइंस और पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें ज़्यादातर हम 3D के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉनिक्स के क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, आईआईटी जेईई की या फिर किसी अन्य एग्जाम की जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है वृत्त 3x x - 2 + 3y y + 1 बराबर 4 की त्रिज्या है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। आपको बताना है कि इसकी रेडियस क्या होगी। देखिए, आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों का पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सर्किल की जनरल इक्वेशन देखें तो दोस्तों ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ठीक हो गया। ये दोस्तों आपके एक सर्किल की जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अगर हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करें, अच्छा इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेडियस निकालना, ठीक है ना। तो जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है √f² + g² - c। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता हैं तो आप बहुत इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। देखिए 3 ये हो जाएगा x² - 3 2 होता है 6x + 3y² + 3y = 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसी टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं जो कि हमने लिखी है ऊपर। ठीक है, तो 3x² + 3y² - 6x + 3y - 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस टाइप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँ, ये जो आपके सामने फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई x² का कोफिशिएंट 1 है और y² का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं ऐसे ही फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² + y² माइनस ये होता है 3 2 6 प्लस ऑफकोर्स ये हो जाएगा y - 4/3 बराबर होता है 0। ठीक है ना। अब आप दोस्तों इसमें कंपेयर करिए। देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे उस इक्वेशन से, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर से, देखिए आपको g बराबर, आप कंपेयर करिए, देखिए 2g बराबर है -2, तो g बराबर आपको मिल जाएगा -1। ठीक है ना। और इसी तरह से f बराबर आपको कितना मिल जाएगा 1/2 एंड c बराबर आ जाएगा आपका -4/3। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे और इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियस का फॉर्मूला होता है √f² + g² - c। ठीक है ना। तो आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब आप f की वैल्यू इसमें रखिए। देखिए f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू है आपकी 1/2, सो दैट इज 1/4 प्लस g² होता है 1, माइनस का हो जाएगा +4/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 होता है 12, तो 12 + 3 + 16। ठीक है भाई, 16 / 12। तो आप इसको सॉल्व करिए। 1/4 + 4/3 + 1 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका √31/12। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर है। तो 31/12 रूट में इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आएगा।
ठीक है ना। हम इसको एग्जैक्ट स्क्वायर वाली मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले की मदद से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ आपकी एक्सटेंड होकर स्फीयर में भी चले जाती है। स्फीयर में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वहाँ पर आपका एक्स वाई जेड आ जाता है, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जी या सी जो भी रहेगा वहाँ पर, सी या डी जो भी रहेगा वो आपका हो जाता है। तो वहाँ इस तरह से हम रेडियस को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है सर्किल के लिए वो आपको याद होनी चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आप ये बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी देन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 विल रिप्रेजेंट। देखिए अब भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को। देखिए पहला तो हो गया क्लियर कि एक सर्किल है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने अभी आपको इसका रेडियस का फॉर्मूला बताया था। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नाउ आपको दे रखा है भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो सी के बराबर है, यानी इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका क्या सीधा सीधा सा मतलब है, मतलब ये है कि वी हैव अ सर्किल ऑफ रेडियस 0, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, वक्र 2/r इज इक्वल्स टू है -1/2 प्लस 1/4 cos थीटा है। आपको बताना है ये एक पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है या फिर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता दूं, L/r इज इक्वल्स टू होता है 1 + e cos थीटा। आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इस टाइप की फॉर्म हमेशा आपकी कोनिक्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इसमें आप ये चीज को ध्यान में रखना कि जो ये आपका ई है दैट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये आपका पैराबोला बन जाता है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये आपका दोस्तों हाइपरबोला बन जाता है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो ये आपका एलिप्स बन जाता है। ये पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ई बराबर 1 पे पैराबोला, ई इज ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला और ई इज लेस देन 1 पे ये क्या बन जाता है, एलिप्स बन जाता है। तो हमें इसी टाइप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कई जगह पे यहाँ पर ये -1 + e की 1 + e की e cos थीटा की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है भाई जैसे पैराबोला होता है अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट पैराबोला होता ही नहीं होता, तो उसी टाइप की फॉर्म में होता है। लेकिन हम इसको L/r इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा से दिखा सकते हैं, ठीक। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास दिया हुआ है भाई 2/r इज इक्वल टू है -1/2 प्लस 1/4 cos थीटा, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप इसको इसी टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, -1 या 1 होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4/r। देखिए मैंने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -1/2 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 cos थीटा हो गया। तो देखिए ये उसी टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब उसी टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट होके यानी L/r इज इक्वल टू -1 + e cos थीटा की ये फॉर्म है, ठीक है ना। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर माइनस है क्या है, लेकिन उसी टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप ई को देखिए, ई बराबर आपका कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब ई बराबर 1/2 है, तो जैसा मैंने अभी आपको रूल बताया, रूल क्या होता है, रूल ये कहता है कि अगर ई लेस देन 1 है तो ये क्या होता है, एक इलिप्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज लेस देन 1, तो ये आपका क्या है दोस्तों, एक इलिप्स है, यानी कि ये दोस्तों एक आपका एक दीर्घवृत्त है, यानी दीर्घवृत्त है, ठीक है, इलिप्स है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया। जैसा कि मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि अगर e इज ग्रेटर देन 1 है, अगर e की वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन 1 है और आपके पास L/r इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा की फॉर्म है, यानी कि कॉनिक्स की फॉर्म है, तो अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है ना। e बराबर 1 पे पैराबोला होता है, e लेस देन 1 पे आपका क्या होता है, एलिप्स होता है। ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट xy -3 और 2 0, -1 एंड 4 2 3 lie on a straight line, then what
आर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन भी है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 3D पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आप चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से गुजरती है, सपोज करो आप, मैं मान लेता हूँ ABC, ठीक है, और एक मैं मान लेता हूँ A1 B1 C1। तो अगर आपने उसके DRs निकालने हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इनका डिफरेंस निकाल दीजिए तो आप उसकी मदद से कह सकते हैं कि आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 माइनस A, B1 माइनस B और C1 माइनस C। इस तरीके से हम इसके DRs को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी होता है DRs निकालना। तो यहाँ पर हम दोस्तों DRs की टेक्निक का ही उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट में हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स के DRs निकालेंगे। अब जब वो एक ही लाइन पर अगर लाई कर रहे हैं, देखिए अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, सपोज करो ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है और ये C है, तो जो AB के DRs होंगे और BC के DRs होंगे, ये आपस में प्रपोर्शन में होंगे, ठीक है ना, यानी कि सेम रेशियो में होंगे। ओके, इस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर उपयोग करना है। समझ में आ रहा है क्या किया, क्या कहा मैंने कि अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं AB की बात करूं और BC की बात करूं, तो जो AB के DRs होंगे वो BC के DRs के क्या होंगे, हम बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे, यानी कि दोनों का रेशियो बिल्कुल बराबर होगा। क्योंकि ये जो दोनों लाइंस है ना, ये आपस में एक तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कोलीनियर है। तो कोलीनियरिटी की कंडीशन यही होती है, ठीक। तो 2 लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके DRs भी आपस में क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। ये रूल होता है, इस रूल को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम इसी की मदद से इस क्वेश्चन को चुटकियों में देखना सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज इसकी मेथड दूसरी भी है, काफी लंबी मेथड है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर सबसे पहले हम ये है मान लेते हैं A, मान लेते हैं इसको, ओके, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैं मान लेता हूं B, यस। तो सबसे पहले मैं AB के DRs निकाल लेता हूं। लाइन AB है, इसके DRs निकालता हूं। इसके DRs क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, आप ये हो जाएगा x माइनस 2, ओके। इस तरह से ये हो जाएगा y माइनस 0 एंड माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, अब A B, इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, B मैंने क्या पॉइंट माना है, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर 2 0 1, और C में जो दूसरा वाला पॉइंट है, C को मैं मान लेता हूं 4 2 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे BC के DRs निकालने। तो देखिए BC के DRs क्या हो जाएंगे, BC के DRs हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी DRs, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 में से 4 गया, माइनस टू और माइनस 4, ठीक है। देखिए DRs वैसे एक्चुअली रेशियो होते हैं। आप देखिए इनमें वैसे देखा जाए तो माइनस 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 कॉमन आ रहा है, -2 भी कॉमन आ रहा है। तो आप चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक। तो अगर आप इनको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको सिंपल बनाइए। DRs का मतलब ही क्या होता है, रेशियो, यानी ये चीज़ें रेशियो में है। तो आप इसमें देखिए माइनस माइनस सबसे कट रहा है, 2 भी कट रहा है, तो 1 1 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका टास्क और भी सिंपल कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने पहले ही बोला कि ये दोनों अगर आपके, मैंने पहले ही बोला कि अगर ये AB और BC ये एक ही लाइन पर अगर हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इन दोनों के जो DRs हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। तो बस मैं इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर दोस्तों प्रयोग करने वाला हूँ। तो x माइनस 2/1 बराबर होना चाहिए y/1 बराबर हो जाएगा -2/2, ठीक हो गया। तो बस अब आप आगे बढ़िए, यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए x माइनस 2/1 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कितना आया -1, तो ये आपका -1 आ गया। हैंड्स x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, 1, ठीक है। इसी तरह से y बराबर क्या आ जाएगा, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आई दोस्तों निकल के, 1, -1। तो देखिए कितनी सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DRs। तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर है A वाला, इसका राइट आंसर है 1, -1।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जहाँ a स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, को स्पर्श करती है। यदि आपको बताना है कि क्या इनमें से करेक्ट है। देखिए काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। ये रेखा है आपके पास x cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा बराबर p। देखिए वैसे एंगल परपेंडिकुलर वाली फॉर्म है, ठीक है। आपकी जैसे रेखा की कई सारी फॉर्म होती है, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म होती है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म होती है। तो ऐसे ही ये भी एक और फॉर्म है। ये इस टाइप की फॉर्म है कि ये आपकी कितना एंगल बना रही है, ठीक है, और इसके अलावा इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसमें आपका ये एंगल अल्फा होता है और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है इसको हम एंगल परपेंडिकुलर फॉर्म बोलते हैं। ये ओरिजिन से ये आपका इसमें परपेंडिकुलर पड़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, बराबर है, ये बराबर पी है, ठीक। तो अब क्या करना है, यहाँ पर से ये एक सर्किल को टच करती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एक सर्किल की, सर्किल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, ठीक है भाई। और इसकी रेडियस आपकी है ए, ध्यान में रहे, इसकी रेडियस कितनी है, ए है, ठीक है। अब ये इसको माना टच करते हुए जा रहा है। अब कहीं पे भी टच करते हुए जा सकता है, अब हमें क्या पता कैसे जा रहा है। चलो मैं सपोज करो, मैं मान लेता हूँ ऐसे टच करते हुए जा रही है, ठीक है। अब ये टच करते हुए जा रही है तो ऑफकोर्स ये कितना होता है दोस्तों, टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑफकोर्स अगर ये टच कर रहा है तो ये दोस्तों क्या होगी, इसकी रेडियस होगी नहीं होगी। अब इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, ए है। मैं इसको यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। देखिए ये वैल्यू दोस्तों कितनी है, ए है, ठीक है। अब ये ए है। अब आप देखिए, थोड़ा सा आपको भी नॉलेज मिल जाएगी एक अच्छी वाली। देखिए, एक सपोज करो ये कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है। और ये या सपोज करो, चलो इसको मैं x1 कॉमा y1 मान लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए आपके समझने के लिए भी। मान लेते हैं x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है, ठीक है। इससे जब आप एक लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, माना सपोज करो ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। आपको यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, ax, ये ध्यान में रखना है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो आप क्या, इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों ये होता है, ax की जगह पर आप क्या रख देंगे, x1 और y1 रख देंगे, ठीक है, by1 प्लस सी अपॉन ये होता है अंडर रूट ऑफ जो इसके कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्लेन के कॉन्सेप्ट में भी ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर ए एक्स बी वाई सी जेड आ जाएगा प्लस डी हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना किसी स्ट्रेट लाइन की फ्रॉम पॉइंट या फिर किसी प्लेन की फ्रॉम पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों यही हो रहा है, ठीक। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आपको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, इसको मैं बिल्कुल इस फॉर्मूले की मदद से मैं निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकालूंगा, एज वी नो दैट कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये है कि ये है 0,0, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये आपकी लाइन है। लाइन क्या है आपकी, लाइन को मैं लिख देता हूँ, लाइन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो बस अब आप क्या करिए, डिस्टेंस निकालिए। देखिए डिस्टेंस है आपकी ए ऑलरेडी है, एज वी नो दैट पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों, 0 0 रख देंगे, 0 प्लस 0 माइनस पी, इसको यहाँ पर माइनस में ले आओ, बराबर 0 लिख दो, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। तो एक्चुअली ए बराबर क्या आ गया, माइनस ऑफ पी का मॉड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया, पी, ठीक है। तो यानी ये कौन सी कंडीशन है, P बराबर है, तो पहली वाली कंडीशन होनी चाहिए। अदरवाइज वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर अगर आपको फॉर्म पता है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर P कहलाती है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना दोस्तों कि जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब वो जरूरी नहीं कि लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो P कहलाएगी। सपोज करो ये लाइन ऐसे होती,
ऐसे होती, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये p कहलाती है। और जो p है और इस समय a है वो दोनों बराबर हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको आगे भी काम आ सके। आप आगे भी अब इस तरह के क्वेश्चन कई करने होंगे जहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी परपेंडिकुलर वाली फॉर्म दी हो, जहाँ पर आपको ऐसी फॉर्म जरूरी नहीं है कि दी हो। तो जहाँ पर आपको परपेंडिकुलर वाली फॉर्म नहीं दी होगी, जहाँ पर आपको नॉर्मल फॉर्म होगी, जहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म होगी, तब वहाँ पर आपके ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज इस केस में तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे, क्योंकि जो p होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, और इस समय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज रेडियस, तो p बराबर a। सिंपली इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं चुटकी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रेडियस ऑफ स्फीयर आपको निकालना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हम रेडियस ऑफ स्फीयर को भी निकाल सकते हैं। अब आप स्फीयर की जनरल इक्वेशन याद रखिए। देखिए स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c बराबर 0। ठीक हो गया। ये इसकी जनरल फॉर्म है। जैसे कि सर्कल की हमने निकाली थी, तो सर्कल में बस x और y था, तो यहाँ पर स्फीयर हो गया, तो 3 डायमेंशन तक ये एक्सपेंड हो गया। तो बस और कुछ ही नहीं है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब आपने क्या करना है, इसी टाइप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे। पहले यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है भाई 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको पता है कि भाई x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ना दोस्तों कि भाई 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा, अब ये क्या होना चाहिए, ये किस केस में 1 हो सकता है, ये इसी केस में 1 हो सकता है कि जब 2 लैम्डा और म्यू तीनों के तीनों बराबर होंगे। यहाँ पर आप चीज़ों को ध्यान में रखना है, यही आपका थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन है कि भाई 2 बराबर लैम्डा बराबर म्यू होना चाहिए। जब ये तीनों बराबर होंगे तभी तो 1 1 1 होगा ना, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये भी आपका 2y स्क्वायर रहा होगा। ठीक है ना। बस अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व करते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, नीचे से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक, प्लस अब लैम्डा की वैल्यू 2 है तो ये ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 8z प्लस 1 बराबर 0। बस यही कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर उपयोग करना था, क्योंकि आपको पता है भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 1 लाने हैं। तो वो उसी केस में हो सकता है कि जब लैम्डा म्यू और 2 ये तीनों के तीनों बराबर हों। अगर ये तीनों डिफरेंट हो गए तो 1 1 1 तो आ ही नहीं पाएगा ना, सीधी सी बात है। ठीक, ABC तीनों बराबर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है। चाहे स्फीयर का सर्कल के केस में A बराबर B होना चाहिए और स्फीयर के केस में A बराबर B बराबर C होना चाहिए। तो बस अब आप एक काम करिए, अब हमारा काम वही रह गया कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट रहे। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1/2 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया था कि भाई रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी बराबर, ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है बराबर आर। तो बस आप देख लीजिए यहाँ पर से कंपेयर करिए, देखिए यू वी डब्ल्यू कंपेयर करिए। यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए आप बताइए यू क्या रहा होगा, यहाँ पर से 2ux होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर u कितना है 1। ठीक, v आपका कितना है दोस्तों 3/2, यानी कि कितना हो गया 9/4। इसी तरह से w आपका कितना है दोस्तों, ये है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस कितना हो गया 1/2। ओके, अब आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आप सिंपली आप इसको सॉल्व करिए। कैसे हो जाएगा, 4 9 और 4 कितना होता है 13/4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 7/2
ठीक है भाई। तो 7/2 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, चलो 7 दूनी 14, 14 और 13 कितना हो गया दोस्तों 27, 27/4, ठीक है ना, 27/4। अब 27/4 एक्चुअली कितना होता है, ये होता है 3√3, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3√3 तो आएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इज अ रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर। तो ये आज का राइट आंसर है। तो अगर ऊपर जाके देखें तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि y² बराबर है 4x एंड xy बराबर k एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी कि दे कट्स ऑर्थोगोनली ईच अदर, द वैल्यू ऑफ k² की वैल्यू निकालनी है। जब एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी दो कर्व एक दूसरे को लंबवत काटते हैं या हम उनके बीच का एंगल निकालना होता है तो हम इसको कैसे निकालते हैं, हम उसके स्लोप के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमें इन दोनों के बीच का स्लोप निकालना पड़ेगा और उनको हमें परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा आपस में एक दूसरे के। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक है ना। आप दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, दो कर्व हैं, जैसे माना सपोज करो एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, आप इन दोनों के बीच का कैसे निकालेंगे एंगल, जब आप क्या करेंगे दोनों के स्लोप खींचेंगे, तो उनके जो स्लोप के बीच का एंगल होता है वही कर्व के बीच का एंगल भी होता है। तो वही तो करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप पहले वाले का स्लोप निकालिए। देखिए y² बराबर है 4x, इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन टेक्निक का यूज करेंगे। तो भाई 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो भाई dy/dx बराबर हो जाएगा 4/2y, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं m1। इसके बाद xy बराबर है k, अगला कितना है xy बराबर है k, इसको भी डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको चलो सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई dy/dx इज इक्वल्स टू -y/x, दैट इज m2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई दोनों आपके ये और ये दोनों आपके हैं परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ देखूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भाई क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, m1 इंटू m2 बराबर होना चाहिए -1। यहाँ पर देखो भाई ये है 4/2y इंटू -y/x बराबर होना चाहिए -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक हो गया। अब x बराबर आ गया 2, x बराबर आ गया 2 एंड y² बराबर है 4x। देखिए y² बराबर है 4x, तो 4 इंटू 2 यानी 8, यानी y बराबर कितना आ गया दोस्तों 2√2। तो y बराबर अगर 2√2 आ गया तो भाई k बराबर आपको क्या दे रखा है भाई xy बराबर k दे रखा है ना भाई। xy की वैल्यू कितनी है, k है। तो अगर xy की वैल्यू k है तो आप यहाँ से k बराबर निकाल लेंगे, k बराबर आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू है 2 इंटू 2√2, ठीक हो गया, यानी कि 4√2। अब आपको निकालना है k², तो k² क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 32। तो 32 इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। A straight line passes through a point 1, 1, 1. Make an angle 60 degree with the positive direction of z-axis and the cosine of angle made by it with the positive direction of y-axis and x-axis are in the ratio √3/1. What is the acute angle between the two possible position of line? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की आपको अगर फॉर्म आती है कार्टेशियन फॉर्म में, जब आपके 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो ये होती है x माइनस x1/L, y माइनस y1/m और होती है z माइनस z1/n।
देखिए जहाँ पर ये एल एम एन की हम बात करें तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है। वैसे आप चाहो तो इसको डायरेक्शन रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ने वाली है तो हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपको x1 y1 z1 आपको कितना दे रखा है, 1 1 1 दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर n बराबर क्या होता है, ये l बराबर होता है कॉस अल्फा। देखिए L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा, N बराबर होता है कॉस गामा। जैसा कि हमको पता है डायरेक्शन कोसाइन को इसी तरह से दिखाते हैं, तो N बराबर होता है कॉस गामा, और गामा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, इट इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, सो इट इज कॉस 60 डिग्री, इट सिंपली मीन्स दैट इट इज 1/2। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 1/2। तो यानी आपको एन भी मिल गया। ठीक, अब इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, साथ में आपको दोस्तों ये भी दे रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस, मतलब कहने का मतलब है जो इनके कोसाइंस हैं, ठीक है, एंड द कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय इट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए वो आपका क्या होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, m/l से जाना जाता है। ठीक है ना, यानी m बराबर आपका क्या होता है, कॉस बीटा, और n बराबर होता है कॉस अल्फा। ठीक है ना, तो यानी आपको कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा की वैल्यू दे रखी है, यानी m/l की वैल्यू दे रखी है। m/l की वैल्यू कितनी है, √3/1। ठीक है, √3/1 आपको दे रखा है कि इफ, ठीक है, या फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, एंड द कोसाइन ऑफ एंगल्स मेड बाय इट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर इन द रेशियो √3/1। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है। जो जो आपने चीज़ें आपको दे रखी थी आप उसी के अनुसार आप इसको करते हुए चले जाएंगे। देखिए आपको m/l बराबर √3/1 दे रखा है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, m बराबर √3, जैसे आप रेशियो को खोलते हैं ना, लेट √3 लैम्डा मान लेते हैं, मान सकते हैं m बराबर √3 लैम्डा। तो भाई l बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, क्योंकि दोनों रेशियो में है। भाई रेशियो में है तो भाई इन दोनों का रेशियो भाई सीधी बात है, इतना हो जाएगा। एंड इसके अलावा मुझे पता है कि भाई देखिए जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनके बीच का रिलेशन ये होता है l² + m² + n² बराबर कितना होता है, 1। ठीक हो गया, बस अब आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। l बराबर क्या हो जाएगा, λ² प्लस m की वैल्यू हो जाएगी 3λ² प्लस n की वैल्यू तो आपको पता है कितनी, 1/4 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4λ² प्लस 1 - 1/4, 1 में से 1/4 अगर आप माइनस करेंगे ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4। सो λ² इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, कितना, 3/16। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो लैम्डा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3/4। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, यानी लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी √3/4 और एक आएगी -√3/4। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से m और l को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर m और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से m बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 × √3 यानी कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस माइनस। ठीक है, और l बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3/4। ठीक है, और n बराबर तो 1/2 हमें दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ से आप बनाइए, क्योंकि आपको l, m और n मिल चुके हैं, आपको साथ में ये 1 1 1 से गुजर रहा है, 1 1 से गुजरने वाली ये लाइन है, तो अगर आप लाइन की इक्वेशन बनाए तो बना सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए दोस्तों तो हमें कह रखा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भाई व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू पॉसिबल पोजीशन ऑफ लाइन, दो पॉसिबल पोजीशन का के बीच का एक्यूट एंगल क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से दोस्तों निकालें, देखिए आपके पास जो L, M और N आए हैं उनको आप देखिए तो दो पेयर आपके बन के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए आपकी जो डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं ना, L M N होते हैं, उनके दो पेयर बन के आ रहे हैं। देखिए एक तो क्या आ रहा, पहला वाला क्या आ रहा है, पहला आ रहा है √3/4, जब आप पॉजिटिव लेंगे, दोनों पॉजिटिव लो, √3/4 और 3/4 और 1/2, एक तो ये आ रहा। और दूसरा आपका आ रहा है -√3/4 और 3/4 मतलब माइनस में और 1/2। ठीक हो गया, बस
आपको दो मिल गए, इसको मान लेते हैं L1 M1 N1, इसको मान लेते हैं L2 M2 N2। अब आपको देखिए दोस्तों, अगर आपको एंगल निकालना हो बिटवीन टू लाइंस तो ये होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो इनसे दो लाइनें बनेंगी, दो डायरेक्शन कोसाइन से दो लाइनें बनेंगी और इनके बीच का एंगल हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका एंगल निकालिए। अब आप कॉस थीटा बराबर निकालिए। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, आप इनको प्रोडक्ट करिए, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, ये हो जाएगा √3/4 इंटू माइनस √3/4 दैट इज 3/16 माइनस में, ठीक है, माइनस लगाएंगे आगे से, प्लस फिर ये माइनस ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/16 और फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस 1/4, प्लस 1/4, ठीक हो गया। तो 9 और 3 कितना होता है दोस्तों, -12/16 प्लस 1/4, 1/4 एक काम करते हैं 4/16 कर देते हैं, क्यों कर सकते हैं ना, इस तरह की टेक्निक भी कभी कभार अपनानी चाहिए। तो भाई 12 में से 4 गया, बचेगा 8, तो 8/16 यानी कि -1/2। तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों कितना आ गया, -1/2। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है एक्यूट एंगल की, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। इट सिंपली मीन्स दैट कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री पे तो होता है 1/2। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर कितना गया दोस्तों, 60 डिग्री, यानी कि वो एक्यूट एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से देखें तो क्या आता है इसका राइट आंसर दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइन x -4/1 y -2/1 z -k/2 लाइज ऑन द प्लेन 2x -4y + z = 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपको कह रहा है कि एक लाइन है वो प्लेन पर लाई करती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई जो इसके पॉइंट्स होंगे वो लाइन, वो प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन के पॉइंट्स होंगे वो प्लेन पर भी सेटिस्फाइड होंगे। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ से XYZ की वैल्यू को निकालना है और उसको प्लेन की इक्वेशन में रख देना है, बस ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से देखिए x -4/1 बराबर y -2/1 इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं z -k/2 बराबर मैं लैम्डा मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको लैम्डा मानूंगा तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप इसको देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लैम्डा मानता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर λ+4, ठीक है, y बराबर हो जाएगा λ+2, ओके, और z बराबर हो जाएगा 2λ+k, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, इसको जो आपकी प्लेन की इक्वेशन है 2x -4y प्लस z बराबर 7, इसमें आपको इसको रख देना है। तो आप इसको रखिए, देखिए क्या हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे, देखिए अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए 2x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, λ+4 -4, y की वैल्यू कितनी है λ+2 प्लस z की वैल्यू कितनी है 2λ+k, है ना, बराबर आपका कितना है 7। तो यहाँ पर से इसको आप सॉल्व करिए, देखिए हो जाएगा 2λ + 8 -4λ -8 प्लस 2λ प्लस k बराबर 7। अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं 2λ 4λ कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यानी कितना बचा यहाँ पर से k बराबर दोस्तों कितना आ गया 7। तो 7 इज अ राइट आंसर, ठीक है, यानी कि जो आपका 7 वाला है
वो दोस्तों राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन x माइनस 1/1 बराबर y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z प्लस 2/7 हैज़ कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इन कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली इस पर रख दो, अगर जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ। लेट सपोज करो मैं इसको बराबर क्या मान लेता हूँ, लैम्डा। फिर से जैसे मैंने पिछली बार किया था, ये हो जाएगा y माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा z प्लस 2/7 बराबर लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर लैम्डा मानूंगा तो बताओ दोस्तों क्या होगा, x बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, y बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, और z बराबर हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 2। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि भाई जो लैम्डा है वो तो कोई भी वैल्यू को ले सकता है, तो सबसे पहले आप चेक करके देख लो भाई, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। तो पहले आप 1 से देखिए, 1 से अगर आप इसको रख के देखेंगे तो भाई x बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो 1 रखने पे लैम्डा की जगह पे 1 रखना है, लैम्डा की जगह पे 1 रखना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा 5, आप देख सकते हैं, और z बराबर भी कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट दिख रहा है इस टाइप का, बिल्कुल दिख रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप या फिर एक काम करो, डायरेक्टली इसमें रख दो भाई x की जगह पे, लेकिन आपको एक एक करके रखना पड़ेगा। जैसे आप 3, 5, 4 रखो तो देखो कि रेशियो में आता ही नहीं आता। देखिए 2 वाला इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, 2 माइनस 1/1 यानी कि आपका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, इसी तरह से अगला आप रखेंगे भाई 5 माइनस 3/2 यानी 2/2, वो भी 1 आएगा। और इसी तरह से अगर आप रखेंगे 5 प्लस 2 7 यानी 7/7, वो भी 1 आएगा। तो 1 1 1 आ गया, तो इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट ऑन अ लाइन हैज कोऑर्डिनेट p+1, p-3 √2p वेयर p इज एनी रियल नंबर, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। देखिए आप डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने के लिए सबसे पहले देखिए p इसको लिखिए। ठीक, अब क्योंकि आपको पता है कि भाई p तो एक एनी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर आपको पता है भाई माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, 2 ही तो कोऑर्डिनेट चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो आप कुछ मत करो, एक बार p बराबर इसमें 0 रख दो, तो 0 रख के एक बार p बराबर दोस्तों इसमें 0 रखो, एक p बराबर 1 रख लो, 2 आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। उसके बाद उसकी मदद से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले p बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा 1 √3 और 0, एक तो ये रहेगा 1 माइनस 3 0, एक p बराबर 1 रख दो। p बराबर 1 रखने पे देखिए दोस्तों क्या आएगा, अगर p बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 + 1 होता है 2, 2 में से 3 गया कितना होता है -1, और ये हो जाएगा √2। ठीक, अब आपको 2 मिल गए कोऑर्डिनेट। अब 2 कोऑर्डिनेट जब आपको मिल गए तो मैंने आपको बताया था इसका DRs कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस कर लेते हैं। इनका डिफरेंस निकाल लो, देखिए 1 में से 2 गया -1, √3 में से 1 गया, ये बचेगा -2। ठीक है भाई, मतलब -3 में से -1 जाएगा, -2 बचेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको पहले बताया ये है डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो में हम क्या लेते हैं दोस्तों, हम लेते हैं कॉमन, जो भी कॉमन होता है उसको काट देते हैं। तो कॉमन लेके कितना हो जाएगा 1 2 √2। ठीक है भाई, अब आप अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो तो दोस्तों आप उससे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं। अगर ABC डायरेक्शन रेशियो हो तो आप उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, आप कुछ नहीं करते, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट कर देते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है, अगर ABC क्या है, DRs हैं, अगर आपने DC निकालना तो DC के लिए आप क्या करते हैं, A/√A² + B² + C²। ठीक है ना, सेम थिंग करेंगे B/√A² + B² + C²। तो बस इसी तरीके से इसको निकाल दो। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 + 2 2 जा कितना होता है 4 + 2। ठीक हो गया, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 1 सेकेंड, मुझे लगता है कि हमने कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दी है, रुकिए दोस्तों, हमने यहाँ पर गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर p-3 आपने 1 रखना, तो 1 - 3 -2 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, तभी उस वजह से हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा था। तो -3 - 2 आपका कितना हो जाएगा -1, ये यहाँ पर -1 होगा दोस्तों।
ठीक है भाई, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आपका कितना हो जाएगा -1, तो एक्चुअली ये कितना हो जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना है, -3 -2 आपका -1 आएगा, तो यहाँ पर आप -1 रखेंगे। ठीक है, तो अब चीज़ें सही हो गई, इसको मैं सही कर लिया मैंने। इसको एक काम करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इस वाले को। ठीक है भाई, ऊपर ज़रा सा डिफरेंस करने में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, आप भी लगे रहिए, कैलकुलेशन में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अब आप इसका dr मिल गया, तो dc का फॉर्मूला ये है, तो क्या हो जाएगा 1/√1 + 1 + 2। इसी तरह से 1 + 1 + 2 कितना है, √4, √4 कितना होता है 2, तो यानी 1/2 √2/2। तो आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 और √2/2, यानी कितना आ गया 1/√2 आ गया। ठीक है, ये इसके दोस्तों क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहे ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है। डायरेक्शन रेशियो में क्या होगा, इसमें से जो भी कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन में अगर जो कुछ कॉमन होता है उसको जब काट लेते हैं, जो भी कॉमन होता है, तो आता क्या है, डायरेक्शन रेशियो आता है। ठीक, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालना आपको आना चाहिए। क्या करना है, तीनों के स्क्वायर का सम करके ऐड करो और फिर उसके स्क्वायर रूट से उसका स्क्वायर रूट करके डिवाइड कर दो। यानी ABC अगर डायरेक्शन रेशियो है तो A/√A² + B² + C², B/√A² + B² + C², C/√A² + B² + C² डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर क्या आता है दोस्तों निकल के, यहां पर से हम देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर आएगा पहला वाला 1/2 1/2 √, मतलब 1/√2। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स विथ वन ऑफ इट्स फोकाई इज π/2, देन व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको क्या कह रखा है ना, एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। सबसे पहले तो आप एक इलिप्स बनाइए। देखिए ये आपके सामने एक इलिप्स है, देखिए ये होती है आपकी इलिप्स। ठीक, ये होती है दोस्तों ए, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है ना, और ये दोस्तों क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है ना, टोटल देखा जाए तो 2A और 2B ये आपकी मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है। अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपके होते हैं फोकस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये फोकस, दो इसके फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर, एक फोकस यहाँ पर है। अब आपसे ये कह रहा है कि जो इफ द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स विथ वन ऑफ इट्स फोकस, यानी कि इनके फोकस के संग ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, ये वाला एंगल दोस्तों कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को आपने दोस्तों फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़े में बनाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये आपके पास एक फिगर है और ये आपके पास एक इलिप्स है। ठीक है भाई, ये आपके दो इसमें फोकस होते हैं इलिप्स में, आपको सभी को पता है। ठीक है, और ये आपकी है B, ये आपकी वैल्यू कितनी है, B है, ये आपका सेंटर है। ठीक, यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। ये आपसे कह रखा है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं दोनों के दोनों, तो ये एंगल दोस्तों कितना होगा 45, ये कितना होगा 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45। ध्यान में रहे, ये आपका 45 है, ये भी 45 है। तो अगर ये 45 है और ये 45 है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों कैसा है, ये और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी बराबर, क्योंकि ये क्या बनेगा आपका दोस्तों, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो सामने ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, इस तरह से ये साइड और ये साइड बराबर होगी। अब क्योंकि दोस्तों ये फोकस है, तो ये डिस्टेंस आपकी होती है AE, ध्यान में रखना, ये वैल्यू कितनी होती है AE, और ये आपकी कितनी होती है A। ठीक हो गया, बस अब यहाँ से आपको मिल गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपके दोस्तों, ये भी कितनी होगी, AE के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी जो B है इस केस में जो B है दोस्तों वो AE के बराबर है। ठीक है ना, अब आपकी जो ये डिस्टेंस है वो इसके
आपके इसके बराबर है, तो यानी बी और ए ही दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, एज वी नो दैट कि भाई जो बी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर इन द केस ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा ई स्क्वायर इधर जाके ट्वाइस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1/√2। तो 1/√2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर जाके देखें तो 1/√2 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करना है और सिंपली आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रयोग करना है। तो भाई बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है। ये होता है √ क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए m cos 2 अल्फा माइनस m cos 2 बीटा का होल स्क्वायर प्लस सब √ में ही चल रहा है ये m sin 2 अल्फा माइनस m sin 2 बीटा का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से ये आपका सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इसको सॉल्व करिए जरा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करिए। देखिए आप जानते हैं m स्क्वायर तो पहले आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मॉड m आ जाएगा, पहली बात तो बाहर। ठीक है, √ अंदर क्या बचेगा देखिए cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin 2 अल्फा, ये 2 अल्फा है। ठीक है, sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा का होल स्क्वायर। यस, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको पता है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है क्या, 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा cos 2 sin अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फा माइनस बीटा करने से भी, क्योंकि ऊपर से तो क्या होने वाला है स्क्वायर होने वाला है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पर भी देखिए भाई sin c माइनस sin d का, तो ये होता है 2 sin अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, होल स्क्वायर तो रहना ही है। ठीक हो गया, अब आप इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे जाके फर्दर सॉल्व करिए। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा देखिए, ये तो आपका कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 2 ही हो जाएगा वो। अंदर देखिए दोस्तों क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का अगर जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों के कितना बन जाएंगे 1 बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी, इसकी वैल्यू भी मॉड में आएगी, तो ट्वाइस m साइन अल्फा माइनस बीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर कितना हो गया, मॉड 2m साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरह से देखें तो कितना आएगा दोस्तों, ये वाला आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। आपको बताना है कि इन लाइन के बीच में क्या एंगल है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एंगल कैसे निकालते हैं, उनके बीच के स्लोप के बीच का एंगल आप निकाल दो तो आपके बीच लाइन का एंगल मिल जाएगा। तो आप बताइए पहले वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर अगर लाइन है तो -a/b होता है। तो आप देखिए यहाँ पर -a/b कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दैट इज माइनस कॉट अल्फा, है ना, माइनस कॉट अल्फा। इसी तरह से m2 निकालिए, m2 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस फिर से -a/b, दैट इज साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, दैट इज टेन बीटा। ओके, तो स्लोप निकल गया। अब आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। इनके बीच का एंगल लेट मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। तो फाई जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है दोस्तों, ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यस, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर से दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा
मैं एक काम करता हूँ, इसको ले आता हूँ ऊपर। ओह सॉरी। तो अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 10 फाई बराबर, ये हो जाएगा 10 फाई बराबर M2 कितना है 10 बीटा माइनस कॉट एल्फा अपॉन 1 प्लस, देखिए माइनस कॉट एल्फा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना, और 1 ये हो जाएगा माइनस M1 की वैल्यू कितनी है 10 अल्फ़ा मतलब कॉट एल्फा इंटू 10 बीटा। बस थोड़ा सा अब यहाँ पर से इसको इम्प्रोवाइजेशन करके सॉल्व करना है। तो देखिए 10 बीटा प्लस कॉट एल्फा को मैं लिख लेता हूँ 1/10 अल्फ़ा लिख सकता हूँ। इसी तरह से मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पर 1 माइनस कॉट एल्फा को मैं 1/10 अल्फ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा, 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला दोस्तों किसका है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला है आपका 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो 1/10 अल्फ़ा माइनस बीटा लिख देता हूँ, है ना। तो एक्चुअली जो 10 फाई बराबर इतना आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 10 फाई बराबर हो जाएगा 10, एक्चुअली कितना होता है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, ठीक है ना। अब कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 पाई/2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखिए 10 से आपका ये कट जाएगा, तो एक्चुअली जो एंगल आ गया वो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5 बराबर पाई/2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बाई 2। इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी आपका इसका रहेगा सॉल्व करने का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो कितना आना चाहिए इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ये आना चाहिए, कितना आएगा पाई/2, ये आ जाएगा पाई/2 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ये देखिए माइनस 2 बीटा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। पाई/2 2 अल्फ़ा, अच्छा 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ रहा है, 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ रहा है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेक किया, और यहाँ पर एक चीज़ की हमने थोड़ा सा हमें चेंज ये करना था कि भाई M2 माइनस M1 की जगह पर अगर मैं M1 माइनस M2 कर देता तो ये आंसर बिल्कुल सही आ जाता, यहाँ पर आपका ये आ जाता, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ दोस्तों, इट डजेंट मैटर, आपका अगर ये आंसर आ रहा है तो ये भी सही है। आपने क्या करना है कि देखिए दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, अब वहाँ पर आपका क्या आ जाता है बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये चीज़ हमें कैसा पता लगेगी, हम तो कभी M2 माइनस M1 करते हैं, 1 प्लस M1 M2 करते हैं, तो आप ऑप्शन देख के भी दोस्तों इसमें करेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस केस में बीटा माइनस अल्फ़ा लेकर किया है, तो उस हिसाब से डी आंसर आ रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, या तो डी आएगा या तो फिर आपका ये वाला आंसर आएगा जो कि हमने निकाला है दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए आपको दो ऑप्शन नहीं दे रखे, सीधी बात है कि दोनों का डिफरेंस होना चाहिए एंगल का, पाई/2 माइनस डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल। तो ये दोस्तों यहाँ पर सही है। तो इस केस में आपका क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर आप ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जब आप ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि भाई आप क्या करेंगे, वहाँ पर ये देखेंगे कि भाई अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे आप बीटा माइनस अल्फ़ा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारा ये आंसर निकल रहा है तो बस आप अल्फ़ा और बीटा को जस्ट रिप्लेस कर दो और आपका आंसर यही हो जाएगा। दोनों आंसर इसलिए उन्होंने यहाँ पर नहीं दिए हैं क्योंकि दोनों आंसर का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने सही निकाला, ऐसा नहीं है कि हमने गलत निकाला है, ठीक। अगर हम यहाँ पर M1 माइनस M2 ले लेते तो भाई सीधी बात है आंसर आ जाता। कई बार हमें M2 माइनस M1 भी
लेना। एक्चुअली होता है क्या है कि बाहर से मॉड होता है, ठीक है, चाहे आप m1 माइनस m2 करो, ये क्या करता है नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव कर देता है। तो इन्होंने क्या किया होगा कि भाई m1 माइनस m2 ले लिया होगा, हमने m2 माइनस m1 करके सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक, हमने पहले उसको पॉजिटिव ले लिया, इन्होंने नेगेटिव करके किया, तब जाके उनका आंसर डी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को कब, आपको बताना है इन ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। देखिए फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी, सारे रियल नंबर के लिए क्या ही एग्जिस्ट करेगा। अगर ए बी सी अगर आप सोचो कि ए बी सी तीनों जीरो हो जाएं, क्योंकि रियल नंबर तो जीरो भी होता है, तो क्या ये लाइन एग्जिस्ट करेगी? नहीं। ओनली व्हेन ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है भाई, आपका a वाला पार्ट यानी x वाला पार्ट आएगा। तो लेकिन क्या x बराबर a की फॉर्म में ही होती है लाइन, क्या y बराबर b की फॉर्म में नहीं होती है? बिल्कुल होती है। ओनली व्हेन b डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही। तो ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a b इज नॉन जीरो, कहने का मतलब है कि x का भी जो कोफिशिएंट है वो भी नॉन जीरो हो जाए, और b का कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट है यानी b वो भी नॉन जीरो हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कहने का मतलब है कम से कम एक दोनों में से नॉन जीरो होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल में, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए x बराबर 2, ये भी तो एक लाइन है ना, तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, चल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से y बराबर 2, ये भी एक लाइन है। x बराबर 2 कैसी लाइन होती है? जो कि पैरेलल होती है y एक्सेस के, y बराबर 2 आपकी x एक्सेस के पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए बी इज नॉन जीरो, कम से कम a और b में से एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों जीरो हो जाएंगे तो नहीं चलेगा, दोनों नॉन जीरो होंगे तो भी चल जाएगा, दोनों नॉन जीरो होंगे तो कैसी इक्वेशन आ जाएगी? ऐसी टाइप की फॉर्म आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है ना। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जब स्ट्रेट लाइन की बारी आती है तो ओनली व्हेन तभी लाई करेगा, ये स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब एटलीस्ट वन ऑफ ए बी इज नॉन जीरो होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। समय की कमी के कारण हम ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करा सकते, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लेंदी भी हो जाते हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर दोस्तों आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ इन वीडियो को रिकमेंड करिए दूसरे लोगों को जो कि पसंद करते हैं मैथमेटिक्स को, ठीक है। इससे हमें भी दोस्तों काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है ऐसी और वीडियो आगे बनाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और MCQ हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।